तो पेपर लीक पर लगातार सीबीआई शिकंजा कसती हुई नजर आ रही है। तमाम सहयोगी इस पर हमारे साथ खास चर्चा करने के लिए मौजूद हैं। दिल्ली से गोपाल कृष्ण मेरे साथ मौजूद हैं, अहमदाबाद से अरविंद शर्मा की मौजूदगी है, पटना से आशुतोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इसके अलावा अभिषेक मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक एक करके मैं आपसे यहां से मुखातिब होऊंगा, लेकिन सबसे पहले गोपाल कृष्ण आपके पास आना चाहेंगे। लगातार एक के बाद एक धरपकड़ की जा रही है, तमाम तरह की चुनौतियां हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार गिरफ्तारियां जब हो रही हैं तो ये तो क्लियर है कि नीट पेपर का पर्चा आउट हुआ और कई राज्यों में पहुंचा। इसकी बानगी सीबीआई की जांच से हम देख पा रहे हैं। गोपाल, महाराष्ट्र के लातूर तक पहुंच गया है और इस मामले में वहां से भी गिरफ्तारियां हुई है और लगातार गिरफ्तारियां एक के बाद एक की जा रही है। सीबीआई हो या बिहार पुलिस हो या बाकी राज्यों की पुलिस हो, इस मामले में जो भी लोग संलिप्त हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से नीट को लेकर के लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है और सरकार पर एक दबाव बनाया गया था, उस दबाव के चलते सरकार ने इस केस को सीबीआई को हैंडओवर कर दिया और सीबीआई ने टेक ओवर करते हुए इस मामले की तत्काल जांच शुरू कर दी। लेकिन वहीं सूर्या, यहां उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट में एक के बाद एक नई याचिकाएं दायर की जाती रही है। आज भी एक याचिका दायर की गई थी और कहा गया था कि सीबीआई और ईडी दोनों से इस मामले की जांच कराई जाए। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन हो, वो एसआईटी इस मामले को देखे और जांच करे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एनटीए को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। 8 जुलाई को इस मामले में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी काउंसलिंग पर रोक लगा रखा है, क्योंकि 6 जुलाई से काउंसलिंग शुरू होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई के बाद जो आदेश देगा, उस आदेश का पालन होगा और उस आदेश के बाद जो भी प्रक्रिया हुई है, यानी कि काउंसलिंग हो या एडमिशन हो, सब अपने आप रद्द हो जाएंगे। एक बार फिर से हम आपके पास लौटेंगे, पटना चलेंगे जहां से आशुतोष हमारे साथ जुड़े हैं। आशुतोष, जिस तरीके का बार बार जिक्र हो रहा है, संजीव मुखिया इसमें सबसे ज्यादा अहम कड़ी है जिसकी लगातार यहां पर तलाशी की जा रही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बिहार नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों में इसकी आंच पहुंच चुकी है। महाराष्ट्र सामने आ रहा है, उत्तर प्रदेश सामने आ रहा है। क्या वाकई बिहार से पर्चा लीक होता है और अलग अलग राज्यों में पहुंचता है? अब तो महाराष्ट्र का भी नाम सामने आने लगा। बेशक सूर्या, हम संजीव मुखिया पे चर्चा करेंगे, थोड़ी सी तस्वीरों के जरिए दिखा देते हैं। ये पटना पुलिस के बाद आर्थिक अपराध इकाई में ये पूरा मामला आया था और इसी आर्थिक अपराध इकाई के जस्ट सटे, यानी आर्थिक अपराध इकाई के दोनों बिल्डिंग के बीच में सीबीआई का दफ्तर है और अभी दिल्ली से 4 सीबीआई के अधिकारी हैंड ओवर टेक ओवर का काम कर रहे हैं। यानी आर्थिक अपराध इकाई के जो आला अधिकारी हैं, नैयर हसनैन खान एडीजी और मानोजीत सिंह ढिल्लो डीआईजी, ये दोनों सीबीआई के अधिकारियों के साथ बैठ के गुफ्तगू कर रहे हैं। टेक ओवर हैंड ओवर का काम हो गया है। प्रथम अनुसंधान अधिकारी के रूप में शास्त्री नगर थाने की पुलिस थी, जहां के एसएचओ आके अपना इंट्रोगेट करा चुके हैं, क्या एविडेंस है ये सारा कुछ बता चुके हैं। जहां तक इस मामले में गिरफ्तारियों की बात करें तो अब तक बिहार पुलिस 18 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। पहले चरण में 13 गिरफ्तार किए गए थे, दूसरे चरण में 6 गिरफ्तार किए गए, लेकिन उसमें से एक के खिलाफ साक्ष्य नहीं था। फाइनली ईओयू ने 5 को गिरफ्तारी एस्टैब्लिश करके कोर्ट में प्रोड्यूस किया है। बिल्कुल, ईओयू की यहां पर बहुत तमाम तरह की जानकारियां बहुत मायने रख रही हैं। और सीधे एक बार फिर से अपने संवाददाता मुंबई के पास चलेंगे। अभिषेक लगातार जुड़े हुए हैं। अभिषेक, महाराष्ट्र का नाम सामने नहीं आ रहा था, लेकिन जिस तरीके से एक के बाद एक कड़ियां जुड़ती जा रही हैं, अब महाराष्ट्र तक क्या वाकई ये पर्चा पहुंचा है? अगर ये पर्चा पहुंचा है तो महाराष्ट्र में किन किन लोगों पर दबिश दी जाएगी? सीबीआई की टीम कहां तक पहुंची है इस जांच में महाराष्ट्र को लेकर? देखिए सूर्या, महाराष्ट्र के भीतर लातूर में 2 जिला परिषद के शिक्षक हैं जिन्हें की फिलहाल अरेस्ट कर लिया गया है और उसके साथ साथ 4 अन्य लोगों के खिलाफ शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन लातूर में एक एफआईआर रजिस्टर की गई है और उनके ऊपर दबिश दी जा रही है, उनको अरेस्ट करने की कोशिश हो रही है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में कई जगहों पर लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। महाराष्ट्र एटीएस के और महाराष्ट्र एटीएस के साथ साथ जो दिल्ली पुलिस है उसकी ज्वाइंट ऑपरेशन में ये दोनों शिक्षकों को गिरफ्तार किया गया। इनके मोबाइल से कई सारे सबूत और साक्ष्य मिले जो ये बताते थे कि ये इस पूरे नेक्सस में कहीं न कहीं कड़िया महाराष्ट्र से जुड़ी हुई है। अगर 2 शिक्षक सामने आते हैं तो निश्चित तौर पर पुणे, चूँकि ये पूरा हब है शिक्षा का, तो वहाँ तक भी ये जांच की आंच जरूर पहुँचेगी और अलग अलग हिस्सों में इसको लेकर के
तफ्तीश की जा रही है। चूँकि ये पूरा मामला राजनीतिक हो चुका है, इसलिए अब सरकार को पता है कि अगर जल्द ही इस पर एक्शन नहीं लिया गया तो सामने अलग अलग जगहों पर चुनाव है, खासकर महाराष्ट्र में क्योंकि विधानसभा चुनाव है, और ऐसे में नीट का एक मामला बेहद गंभीर मामला है। बिल्कुल, महाराष्ट्र के लिए बड़ी चुनौती है और जाहिर है विधानसभा चुनाव पर इसका इंपैक्ट पड़ सकता है। अहमदाबाद चलेंगे, अरविंद शर्मा का रुख करेंगे। अरविंद, वहां की तस्वीर बहुत अलग थी। जिस तरह से छात्रों की एक मांग थी कि अगर ये परीक्षा रद्द की जाती है तो यहां पर छात्रों का नुकसान होगा, यहां पर छात्र बहुत उलझ जा रहे थे। क्या यहां पर सीबीआई की जांच से छात्र खुश नजर आ रहे हैं जिस तरीके से जांच आगे बढ़ रही है? देखिए सूर्या, इस नकल प्रकरण की बात करें या पेपर लीक प्रकरण की बात करें तो गुजरात के लोगों ने पेपर लीक को लेकर बहुत भोगा है। पिछले कुछ सालों में गुजरात में करीब 13 पेपर लीक हुए हैं और इसके कारण तमाम छात्र परेशान हुए हैं। नीट का जहां तक मामला है, सर्वप्रथम धांधली का मामला गुजरात के गोधरा में सामने आया था और कलेक्टर ने कार्यवाही की थी। जो नकल कराने वाले लोग थे उनको रंगे हाथ पकड़ा गया था। इस मामले की जांच गुजरात पुलिस कर रही थी और गुजरात पुलिस ने करीब 1 महीने तक जांच की और उसके बाद इसके निष्कर्ष निकाला कि गुजरात में पेपर लीक नहीं हुआ है, महज नकल कराई गई है, ये मामला था। और पुलिस इस मामले को लगभग पूर्ण करने वाली थी कि बीती रात गुजरात सरकार ने इस मामले को सीबीआई को हैंडओवर कर दिया है। सीबीआई के अधिकारी गोधरा पहुंच चुके हैं। इस केस से जुड़े इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, उनसे पूछताछ सीबीआई कर चुकी है, उनसे तमाम सवालों के जवाब ले चुकी है और गुजरात पुलिस के जो भी आला अधिकारी थे या उनकी जो भी कार्यवाही हुई है उनके द्वारा, तो उन तमाम कार्यवाहियों का ब्यौरा सीबीआई के अधिकारी जुटा चुके हैं। और इस मामले में अब तक कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 5 के 5 फिलहाल जेल में हैं। तो हो सकता है कि अब सीबीआई क्या कार्रवाई करती है ये देखने वाली बात होगी और अगर उनके खिलाफ कार्रवाई होती है तो तमाम आरोपी गिरफ्तार हैं या कुछ नई गिरफ्तारियां। बिल्कुल, आप लोगों की निगाहें सीबीआई जांच पर बनी हुई है और सीबीआई इस पूरे के पूरे मामले में बेहद अहम कड़ी बना हुआ है। एक बार फिर से आशुतोष का रुख करेंगे। आशुतोष, लगातार एक के बाद एक गिरफ्तारियां हो रही हैं, सबसे ज्यादा पैनी नजर ईओयू पर भी है। अलग अलग तरीके से ईओयू रिपोर्ट सौंप रहा है। गिरफ्तारियां अगर हो रही हैं तो ये तो क्लियर है कि नेट पेपर लीक मामले में बहुत अलग तरीके से धांधली हुई, अलग राज्यों में इसकी आंच पहुंची है। लेकिन संजीव मुखिया क्या अब तक कोई सुराग मिल पाया है क्या? क्योंकि एक अहम सरगना संजीव मुखिया, और क्या उसी शख्स ने अलग अलग राज्यों में जिस तरीके से ये पर्चा पहुंचाया, क्या इसके लिए एक ही शख्स जिम्मेदार है, वो संजीव मुखिया? इस पर भी सीबीआई सबसे ज्यादा फोकस करेगी। देखिए सूर्या, इस पूरे प्रकरण में संजीव मुखिया से नीचे की जो कड़ी रही है, चाहे वो रॉकी हो, नीतीश कुमार हो, अमित आनंद हो, यादवेंदु हो, ये तीसरे चौथे चरण की कड़ी है जिस पर पुलिस दबिश बना के गिरफ्तार कर चुकी है। लेकिन संजीव मुखिया से ऊपर की कड़ी तक अब तक ना तो पटना पुलिस जा सकी, ना आर्थिक अपराध इकाई जा सकी। अभी भी संजीव मुखिया पुलिस गिरफ्त से बाहर है और सूत्रों से जो जानकारी मुझे मिल रही है उसके मुताबिक वो नेपाल के पोखरन में कहीं छुपा हुआ है। इसके अलावा संजीव मुखिया को किसने प्रश्न पत्र मुहैया कराया, उसने कैसे प्रश्न पत्र हासिल किया, यह भी स्पष्ट नहीं है। क्योंकि जो जले हुए प्रश्न पत्र हैं उसका भी फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के जरिए मिलान किया गया है, उसमें भी बहुत कुछ स्पष्ट नहीं है जिसके आधार पे आर्थिक अपराध इकाई ये एस्टैब्लिश कर सके कि ये प्रश्न पत्र कहाँ से निकला, कैसे संजीव मुखिया को मिला, संजीव मुखिया ने कैसे रॉकी को दिया, रॉकी ने कैसे नीतीश कुमार, अमित आनंद और यादवेंदु को भेजा और कैसे बच्चों तक सर्कुलेट हुआ। तो ये चेन की जो तीसरी चौथी कड़ी है उसको तो पटना पुलिस बेनकाब कर चुकी है। आर्थिक अपराध इकाई इस मामले में गिरफ्तार करके यह स्थापित कर चुकी है कि एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था। लेकिन किंगपिन अभी भी पुलिस गिरफ्त से बाहर है, यानी संजीव मुखिया अभी भी गिरफ्त से बाहर है। और संजीव मुखिया को किसने यह प्रश्न पत्र दिया, ये बड़ा सवाल है, सवालों के घेरे में है। ये बड़ा सवाल है कि आखिरकार संजीव मुखिया तक प्रश्न पहुंचा तो कहां से पहुंचा, और क्या अलग अलग राज्यों में अगर ये पर्चा पहुंचा तो क्या संजीव मुखिया के जरिए पहुंचा? अगर एनटीए सवालों के घेरे में है तो सबसे बड़ा नाम संजीव मुखिया का है। अभिषेक का एक बार फिर से रुख करूंगा मैं। अभिषेक, जिस तरीके की बातें सामने आ रही हैं, महाराष्ट्र में सीबीआई के लिए किस तरह की चुनौती इस पूरे के पूरे केस में रहने वाली है? अभिषेक, देखिए, महाराष्ट्र चूंकि रीजन वाइज बहुत बड़ा स्टेट है और सीबीआई के लिए चूंकि ये लातूर का मामला पहली बार लातूर में बरस्ट हुआ, यानी इसका पेपर किस तरीके से महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाके तक पहुंचा है, ये सीबीआई के लिए एक बड़ी चुनौती रहने वाली है। महाराष्ट्र में चूंकि मेडिकल कॉलेजेस काफ़ी ज़्यादा संख्या में है
और सरकारी और प्राइवेट बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनको नीट के जरिए एग्ज़ाम देने के बाद अलग अलग सेक्शन में उनको अलॉटमेंट होती हैं सीटें। तो ऐसे में चूँकि अगर जांच की आंच आगे बढ़ी तो हो सकता है कि महाराष्ट्र में कई राजनीतिक लोगों तक भी ये जांच की आंच पहुंचे, क्योंकि महाराष्ट्र में जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं वो कहीं किसी राजनीतिक व्यक्ति के साथ जुड़े हुए हैं। तो निश्चित तौर पर सीबीआई के लिए एक बड़ी चुनौती है कि सिर्फ 2 ही लोगों, अभी जो खबर आ रही है जो जलील अरेस्ट हुआ था उसको 2 जुलाई तक पुलिस हिरासत में फिलहाल भेज दिया गया है और उसके साथ साथ अब उससे पुलिस पूछताछ करके आगे उसके पास कहां से आया और वो चेन कैसी है, कहां के थ्रू उसके पास पहुंचा और उसने कहां भेजा, इन सारी चीज़ों पर फिलहाल तहकीकात शुरू हो चुकी है। गोपाल, तमाम तरह के कानूनी पक्षों को आप बेहतर तरीके से समझते हैं, क्या 8 जुलाई तक एक एक करके, एक तो ईओयू अपनी रिपोर्ट पेश कर रही है, पुलिस को अलग अलग तरीके से जांच करके रिपोर्ट दे रही है, दूसरी जब तक 8 जुलाई करीब आएगी सुप्रीम कोर्ट के लिए क्या एक केस सुनना बेहद आसान होगा, उस पर फैसला लेना, क्योंकि अहम कड़ियां जो है एक एक करके जुटाई जा रही हैं और 8 जुलाई तक करीब तमाम तरह की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने होंगी। गोपाल जी बिल्कुल, बहुत सही सवाल है सूर्या, क्योंकि इसी तरीके के उम्मीद जो है जो उम्मीदवार हैं वो कर रहे हैं, उनके अभिभावक कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर 0.11% भी इसमें गड़बड़ी पाई गई तो फिर इससे हम निपटेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि छात्रों की जो मेहनत है उसे बर्बाद नहीं जाया जाएगा और कोर्ट ने कहा था कि एनटीए को इस मामले में जवाब देना पड़ेगा, जिसके बाद एनटीए को नोटिस जारी किया गया था, जवाब मांगा गया था। लेकिन इसी बीच मामला जब सीबीआई को हैंड ओवर कर दिया गया है और 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट जब इस मामले में सुनवाई करेगा तो अभी तक की जांच रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाएगा। उस जांच रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट आगे की कार्रवाई करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट के लिए आसान राह हो जाएगा इस मामले में कोई आदेश पारित करना, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में 40 छात्र पहुंचे हुए थे, धांधली का आरोप लगाया गया था और सीबीआई उस समय मेडिकल बोर्ड कंडक्ट कर रहे थे। उस समय सीबीआई सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश के एग्जाम को रद्द कर दिया था मेडिकल से संबंधित। तो उम्मीदवार यही उम्मीद कर रहे हैं कि उसी के तहत नीट परीक्षा को भी सुप्रीम कोर्ट रद्द कर देगा, भले ही इस मामले को सीबीआई जांच के आदेश सरकार द्वारा ही क्यों न दे दिए गए हों। बिल्कुल, तमाम तरह के आदेश यहां पर सुप्रीम कोर्ट के बहुत मायने होंगे जब 8 जुलाई को इस मामले में सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा। बहुत शुक्रिया गोपाल आपका तमाम जानकारी के लिए। अभिषेक हमारे साथ मुंबई से जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका। इसके अलावा आशुतोष पटना से जुड़े, तमाम तरह की पैनी नजर उनकी इस खबर पर है, बहुत शुक्रिया आपका आशुतोष। और अरविंद शर्मा हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन नीट पेपर लीक मामले में सबसे बड़ा सवाल यह बना हुआ है कि आखिरकार पर्चा लीक हुआ तो कैसे हुआ। अगर संजीव मुखिया तक ये पर्चा पहुंचा तो एनटीए के कौन से पूरे सिस्टम के साथ ही संजीव मुखिया तक पर्चा पहुंचा कि अलग अलग राज्यों तक इसकी आंच जाती हुई नजर आ रही है। फिलहाल हमारी खास पेशकश पेपर लीक पर सीबीआई का शिकंजा में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।